जबलपुर से एक खबर है जहां पर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर रैकेट मामले में चौंका देने वाला खुलासा किया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि सिटी अस्पताल में 171 मरीजों को 209 नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। प्राथमिक तौर पर करीब 9 मरीजों की नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने से मौत की जानकारी भी सामने आई है। एसपी के मुताबिक नौकरों की निशानदेही पर नकली इंजेक्शन की 200 टूटी हुई वायल भी बरामद की गई हैं। सिटी अस्पताल के अकाउंटेंट से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे कई और खुलासे भी इस पूरे मामले में हो सकते हैं। साथ ही साथ एसपी ने यह भी बताया कि सिटी अस्पताल के इंजेक्शन स्टॉक रजिस्टर, बैलेंस शीट समेत अन्य दस्तावेजों से भी छेड़छाड़ के सबूत पुलिस को हाथ लगे हैं। अब आरोपी सरबजीत सिंह मोखा, उसकी पत्नी जसमीत मोखा समेत अन्य आरोपियों पर 304 की धारा भी लगाई जा सकती है। वहीं मोखा के बेटे हरकरण की भी पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। कई टीमें जो हैं पुलिस की, वो दिल्ली, इंदौर समेत देश भर के कई शहरों में इसे खोजने में जुटी हुई हैं। तो ये चौंका देने वाला खुलासा किया है, क्योंकि शुरुआत से ये आशंका थी अगर 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन गुजरात से मंगाए गए तो आखिर कितने मरीजों को दिए गए। तो ये खुलासा जबलपुर की पुलिस ने किया है और वाकई चौंका देने वाला खुलासा है, क्योंकि 171 मरीजों को 209 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए, जिसमें से शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि 9 मरीजों की इसी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से जान तक चली जाती है। तो हम 9 मरीजों की जान जाने के लिए इससे भी जिम्मेदार कह सकते हैं। कैसे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया गया जिसकी वजह से 9 लोगों की जान तक चली जाती है। कुल मिलाकर के जो अभी तक की विवेचना में सामने आया है, 171 लोगों को ये इंजेक्शन लगे हैं, करीबन 209। और अगर इसको लिंक जो किया जाए मृत्यु से, तो कुल ऐसे 9 लोगों की मृत्यु अभी तक होना जांच में पाया गया। इनके द्वारा जो नष्ट किए गए थे मुखा उनकी पत्नी द्वारा, तो वो उनकी जो शीशियों के जो बॉटलनेक्स होते हैं, वो करीबन अगर सारी जब्तियों को काउंट किया जाए तो कुल 197 करीब वो अतिरिक्त मिले हैं। कर्ण मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव, उनके पास चलते हैं। कर्ण, चौंका देने वाले खुलासे हैं। शुरुआती जांच में यह कहा जा रहा था कि आखिर कितने मरीजों को इसने इंजेक्शन दिए। पुलिस और क्या कुछ इस पूरे मामले में कह रही है, और मोखा के बेटे की तलाश कहां तक पहुंची है पुलिस की? भी हुई, यहाँ तक कि सिटी अस्पताल के जो संचालक हैं सरबजीत सिंह मोखा और इसका जो फार्मासिस्ट है देवेश चौरसिया, दोनों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एनएससी कठोरतम कार्रवाई भी करके दिखाई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण सवाल यही सभी के जहन में उठ रहा था कि आखिर कितने मरीजों को ये इंजेक्शन, नकली इंजेक्शन जो है वो लगाए गए। इस बात का खुलासा आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने किया है, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि 171 मरीजों को लगभग 209 इंजेक्शन जो है, जो कि नकली इंजेक्शन थे, वो लगाए गए हैं। ये जानकारी जो है प्राथमिक जांच में पुलिस के आंकड़ों में सामने निकल कर आई है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 लोगों की मौत की प्राथमिक पुष्टि जो है वो पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 9 लोगों की मौत की पुष्टि तो प्राथमिक तौर पर पुलिस कर रही है, इसके साथ में कितने अन्य मरीज जो हैं वो भी इस नकली इंजेक्शन के शिकार हुए होंगे, कितने अन्य मरीजों की भी मौत हुई होगी, इस चीज को लेकर भी जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि जो जबलपुर की मेडिकल टीम है, उस एक मेडिकल विशेष टीम इसके लिए बनाई गई है, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि आखिर इस नकली इंजेक्शन के जरिए जो जानकारी पुलिस के हाथ लगी है, मरीजों के बयान, मरीजों। चलिए कर्ण के पास जाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी वो दे रहे हैं कि किस तरीके से प्राथमिक तौर पर ही 9 लोगों को जो इंजेक्शन ऐसे दिए गए जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। 209 इंजेक्शन 171 लोगों को दे दिए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण आपका तमाम जानकारी के लिए। भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपी आकाश दुबे पर पुलिस ने 7,500 का इनाम घोषित कर दिया है। दरअसल राजधानी की कोलार थाना पुलिस ने बीती 13 मई को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी जब्त किए गए थे। इस मामले में पुलिस को जेके अस्पताल की आईटी सेल के मैनेजर आकाश दुबे की तलाश जारी है और अब उस पर 7,500 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है।
तो कोरोना के बाद चिंता का सबब अब ब्लैक फंगस है मध्य प्रदेश में, और इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया है। शुक्रवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाता है। सीएम ने कहा कि इस बीमारी के उपचार की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है उन्हें एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन मिल जाए, यह सरकार सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई और इलाकों में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का इंतजाम किया है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने से निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन लागू हो गई है। इसके अलावा इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति केंद्र और राज्य स्तर से सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है क्योंकि प्रदेश में म्यूकरमाइकोसिस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा में कहा कि ब्लैक और व्हाइट फंगस से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में 516 मरीजों का इलाज जारी है। इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर चर्चा चल रही है। जहां हम लोगों ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस के लिए वार्ड जहां आरक्षित किए हैं, वहीं पूरे प्रदेश में जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उनके लिए जो हर जिला अस्पताल में 10 वार्ड का भी हम लोगों ने वहां पर बनाया है, जिससे कि जो पोस्ट कोविड मरीज हैं उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उनको रखकर भी करेंगे। तो उसमें चाहे किसी भी प्रकार का बीमारी हो, सबका हम लोग इलाज करेंगे। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ब्लैक फंगस के चौंका देने वाले मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों यहां ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। 14 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान ब्लैक फंगल इन्फेक्शन वार्ड में एक ऐसा मरीज सामने आया जिसमें कोविड पॉजिटिव के लक्षण नहीं थे और ना ही उसे कभी स्टेरॉइड इंजेक्शन लगे थे। बावजूद इसके उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। डॉक्टर एंजियोग्राफी कर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसमें किस वजह से ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ। जांच के लिए मेडिकल कॉलेज नेत्र और नाक कान गला विभाग के साथ कई डॉक्टरों की टीम एकजुट होकर काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज ने मिशन ब्लैक फंगस शुरू किया है। डॉक्टर मरीजों की स्कैनिंग करने के साथ ही इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं। गौरतलब है कि श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा को प्रदेश के 5 अस्पताल में शामिल किया गया, जहां ब्लैक फंगल का इंजेक्शन जो है मिल रहा है और साथ ही साथ इसका इलाज भी किया जा रहा है। अस्पताल में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली जिले के मरीज जो है वो भर्ती हैं। अब तक रीवा से 1 और सतना के 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 14 मरीजों का इलाज चल रहा है। मिली थी कि चित्रकूट में 2 केसेस जिनके सिम्टम्स ब्लैक फंगस जैसे थे, तो वहाँ पर भर्ती हुए थे, जिनमें एक केस को रीवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया था और एक केस यूपी का रहने वाला था, उसको सीधे जो है लखनऊ भेजा गया। ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस की भी मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। प्रदेश का पहला मामला जबलपुर में सामने आया। जानकारी के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 5 दिन पहले ब्लैक फंगस की शिकायत पर 55 साल के बुजुर्ग भर्ती किए गए थे। ऑपरेशन के दौरान बुजुर्ग के नाक में व्हाइट फंगस की भी पुष्टि हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज में एस्परोजियोसिस यानी कि व्हाइट फंगस का जो प्रकार मिला है वो ब्लैक फंगस के मुकाबले काफी कम खतरनाक है। ये नाक में होने वाला व्हाइट फंगस है जिसे ऑपरेशन से अलग करने के बाद दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। इस फंगस के इलाज में किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर्स ने बताया कि व्हाइट फंगस नाक में होने वाला फंगस है जो धीरे धीरे अपने स्थान से चारों तरफ बढ़ता है, जबकि ब्लैक फंगस रक्त वाहिकाओं के जरिए तेजी से फैलता है। आपको बता दें कि जबलपुर में सरकारी अस्पताल में 79 मरीज ब्लैक फंगस के पाए गए हैं, जिनमें से 1 में व्हाइट फंगस की भी पुष्टि हुई है। निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 45 मरीजों का इलाज चल रहा है। व्हाइट फंगस वहीं पे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आसपास की हड्डियों को गलाता हुआ आगे बढ़ता है। तो वो आँख में जाकर यदि करेगा भी तो आँख को थोड़ी सी सूजन देगा, पर आँख में ब्लाइंडनेस नहीं करेगा, आँख को तकलीफ नहीं देगा। बहुत ही मरीज की स्थिति बहुत ख़राब हो तब वो आँख में घुस सकता है या दिमाग में घुस सकता है, पर मामूली तौर पे जैसे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस ज़्यादा नुकसान दे रहा है, वाइट फंगस आज की स्थिति में नहीं नुकसान दे रहा है।
वहीं खरगोन में ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है। यहां 7 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जब एक मरीज में व्हाइट फंगस के लक्षण मिले हैं। हालांकि व्हाइट फंगस के मरीज की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सनावद के निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 5 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि जिला अस्पताल में 3 मरीज भर्ती थे, जिसमें से एक मरीज को व्हाइट फंगस था। हालत गंभीर होने पर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के एक मरीज को इंदौर रेफर किया गया था, लेकिन दोनों की मौत हो गई। ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के मुंह और नाक की रोज जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि बीमारी जल्द पकड़ में आए और समय पर इसका इलाज शुरू किया जा सके। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। एमपी में 1 जून से धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू में राहत मिलेगी। सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स, एसपी के साथ बैठक में कहा कि हमें मिलकर मई में प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाना है, क्योंकि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। प्रदेश में कोरोना के हालात अब काबू में हैं। सीएम ने कहा कि हम लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते हैं। सीएम ने साफ किया कि जहां एक भी केस मिलेगा वहां टेस्टिंग जारी रहेगी। प्रदेश में लगातार हॉटस्पॉट की पहचान करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने होंगे, जिसमें जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किल कोरोना अभियान लगातार जारी रहेगा। दुनिया भी हमको चलानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है, तो रणनीति अब ऐसी बनानी पड़ेगी कि केसेस तो हैं, लेकिन चाहे प्रभारी मंत्री हो, प्रभारी अधिकारी हो, या कलेक्टर, एसपी की हमारी टीम हो, या कमिश्नर आईजी को देखना हो, हम जिले में हॉट स्पॉट चिन्हित कर लें, एरिया स्पेसिफिक रणनीति बना लें। हमको हर हालत में 31 मई तक हमारा टारगेट है, हम अपने जिले को कोरोना मुक्त घोषित करेंगे। इक्का दुक्का केस की बात मैं नहीं कहता, वो आ सकते हैं प्रयत्नों के बावजूद भी, लेकिन टारगेट मई के महीने में कोरोना मुक्त प्रदेश को करना है। राजधानी भोपाल 1 जून से अनलॉक हो जाएगी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए कलेक्टर अविनाश नवानिया ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी अब कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में अभी के हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन संभावना है कि 1 जून से कोरोना कर्फ्यू नहीं लगेगा।
हमें ऐसी उम्मीद है कि जो अभी लॉकडाउन के साथ हम लोग जो सख्ती करेंगे उससे जो पॉजिटिविटी का दर है ये निश्चित कम आएगा। भविष्य तो भविष्य ही है, लेकिन हमारे प्रयास पूरे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम लोग इस पर काबू पा पाएंगे। इंदौर के लोगों को कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत मिलने जा रही है। 1 जून से प्रशासन ने कुछ राहत देने का फैसला लिया है। इसके तहत किराना, फल और सब्जी की दुकानें खुल सकेंगी। साथ ही कंस्ट्रक्शन लेबर को भी छूट मिलेगी। इसके अलावा ज्यादा संक्रमण वाले शहरी इलाकों में एरिया स्पेसिफिक कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और उनमें टेस्टिंग और सैंपलिंग बढ़ा दी जाएगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 7-8 दिनों के लिए थोड़ा सख्ती और कर दी जाए शहर में, और साथ ही साथ इस अवधि में जो 7-8 दिन में जैसे अभी सब किराना राशन ये बंद किया है, ये अब अलग है कि हम लोगों ने जो डोर टू डोर से डिलीवरी सिस्टम जो बने हैं कई कंपनीज के, उसको अलाउ किया है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत संक्रमण है, शहर में भी है, तो इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब जब शहर बहुत हद तक ठीक हो गया है और अगर 1 जून से खोलना है शहर को, उसके लिए एक बार 7-8 दिन का थोड़ा सख्ती करके और कंटेनमेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर लें। इसीलिए आज बैठक ली थी सारे पूरे जिले के अधिकारियों की। इंदौर में 31 मई तक किराना, फल, सब्जी तक की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसका मकसद है कोरोना का खात्मा करना। लेकिन ये लक्ष्य शायद ही कभी पूरा हो, क्योंकि कुछ लोग महामारी के संकट में कोरोना को दावत देने में जुटे हैं। शहर में पाबंदी के बाद भी भीड़ जुटाकर शादियों का दौर जारी है। खजराना पुलिस को खबर मिली कि गुरु नानक नगर में शादी का आयोजन हो रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि समारोह में करीब 100 लोग शामिल थे। कई लोगों ने मास्क से दूरी बना रखी थी। पुलिस ने दूल्हे दिनेश अहिरवार और उसके पिता को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। कि गुरु कृपा कॉलोनी में एक शादी विवाह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग तस्दीक हेतु गए थे, तो वहाँ पे खाना करीब 100 से ज़्यादा लोगों को खाना बिठा के खिलाया जा रहा था और विवाह कार्यक्रम चल रहा था। तो पुलिस द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है। दिनेश नाम के व्यक्ति की शादी थी, पिता लक्ष्मण, तो दोनों को ले आए थे हम, बंद कर दिया था उनको। उनके विरुद्ध 188 का मुकदमा दर्ज किया था और बाद में उनको जमानत पे छोड़ दिया गया। कोरोना काल में डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन क्यों नहीं लिख रहे हैं, यह सवाल एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पूछा है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ड्रग कंट्रोलर से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आम लोगों को महंगी दवाओं की सलाह देने पर गंभीर चिंता भी जाहिर की है। 7 जून को होने वाली अगली सुनवाई में सरकारों को जवाब पेश करना होगा। हाईकोर्ट ने पूछा है कि डॉक्टर कंपनियों के ब्रांड क्यों लिख रहे हैं। जनहित याचिका दायर करने वाले वकील वैभव कुमार साहू ने तर्क दिया है कि कोरोना संक्रमण के दौर में और अब उसके बाद ब्लैक फंगस जैसी बीमारी लगातार लोगों को घेर रही है। इस बीमारी में एन्फोटेरिसिन बी 50 mg में इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन 2 बार लगाया जाता है। 2 इंजेक्शन की कीमत लगभग 14,000 रुपए पड़ती है। डॉक्टर कंपनी और ब्रांड के नाम से इंजेक्शन लिख रहे हैं, जिस कारण परेशान और पीड़ितों को महंगाई में ये इंजेक्शन खरीदना पड़ता है, जबकि ये इंजेक्शन जेनरिक दवाइयों में 269 रुपए में मिल रहा है। वैभव कुमार साहू ने कोर्ट के सामने ऑनलाइन जेनरिक दवाओं के दाम भी दिखाए, जिसमें ये इंजेक्शन बहुत कम दाम में मिल रहा है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि दवाइयों के रेट में आखिर इतना अंतर क्यों है। जो अस्पतालों में मेडिसिनों से संबंध बन रहे हैं, इन बिलों को अगर जेनरिक मेडिसिन का जो नियम है उसको तत्काल प्रभाव से एग्जीक्यूशन में लाया जाता है, तो ये सारे बिल्स लाखों से कुछ हजारों तक सीमित मेडिसिन साइड में हो सकते हैं। तो मेरे द्वारा माननीय न्यायालय को बताया गया कि ये इंजेक्शन जब ब्रांड साइड में खरीदा जाता है तो तकरीबन 7,000 रुपए का पड़ता है, और जब इसको अगर हम जेनरिक साइड में परचेज करें तो इस इंजेक्शन की कीमत 299 से ज्यादा नहीं। मुरैना में बेखौफ रेत माफिया ने एक बार फिर से वन कर्मियों पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम अवैध रेत खनन की शिकायत करने कार्रवाई करने गई थी और आरोप है कि इस दौरान रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की भी कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि वन कर्मियों ने हवाई फायर कर मुश्किल से जान बचाई है और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर दिया है। कार्रवाई के लिए सिविल लाइन थाने को सूचना दे दी गई है। किया जाने लगा। इसमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्टाफ के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का पूरा प्रयास किया और कुचलने का, और दूसरा ट्रैक्टर जैसे प्रयास किया तो हमारा स्टाफ बचने के लिए हवा फायरिंग की, और इसी फायरिंग करने पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के भाग निकला।
मुरैना में वन हमले पर हुए रेत माफिया के हमले के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी नेताओं पर संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए लचर कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने बचाव करते हुए कहा कि माफिया पर लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस काम कर रही है, एमपी में माफिया नहीं रहेंगे। हमारे जो गृह मंत्री जी हैं रोज चुनौतियां फेंकते हैं बाजार में, उनकी चुनौती का क्या हुआ? ये उनका मंत्रालय जो है और उनकी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही इसको? जो पकड़ना चाहता था वो एसपी बदल दिया गया, अब जो पहुंचा है उससे पकड़वाएं, चलवाएं 307 के मुकदमे। क्या कर रही है सरकार? माफिया निर्द्वंद है, लॉकडाउन में निर्द्वंद है। जब चप्पे चप्पे पर पुलिस है तब भी वो पूरी गुंडागर्दी से अपनी ट्रॉलियां भर भर कर ले जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का जंगल राज है। लगातार सरकार के अमला, चाहे वन विभाग का हो, खनिज विभाग का हो या राजस्व विभाग का, सीधे ऐसे लोगों से भिड़ने का काम करता है और कानून सख्ती से अमली जामा पहनाने का काम होता है। किसी तौर पर भी इस प्रकार के कृत्य स्वीकार नहीं है। कोई कितना भी बड़ा, कितना भी संरक्षण में क्यों न चलाने का प्रयास करे, लेकिन भाजपा सरकार की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते ऐसे माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। इंदौर में पुलिस ने जासूसी के शक में 2 युवतियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने दोनों को महू के गबली पलसिया इलाके से पकड़ा है। दोनों पर देश की कई महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान भेजने का शक है। इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े इस मामले में पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियों में जुटी है और बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां दोनों युवतियों पर पिछले 4 महीने से नजर बनाए हुई थी। अब युवतियों द्वारा डिलीट किया गया डेटा भी रिकवर किया जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तानी युवकों से सोशल मीडिया पर बातचीत का डेटा भी रिकवर किया जा रहा है। दोनों युवतियों के बैंक खातों और ट्रांजैक्शन की जांच भी की जा रही है। निश्चित तौर पर प्रारंभिक तौर पे कुछ ऐसे तथ्य तो आए ही हैं जिसके कारण जांच हो रही है, लेकिन जांच के बाद अगर प्रमाणिक तौर पे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि उसमें हमारे पास इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध हों जिनके बारे में दावे के साथ हम कुछ प्रामाणिकता के साथ कह सकें। बहरहाल अभी एक प्रारंभिक जांच का स्तर है, प्रारंभिक स्तर पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। अगर उसमें कुछ ऐसी बातों की अंतिम रूप से पुष्टि होगी तो निश्चित तौर पर आपके साथ हम साझा करेंगे। जबलपुर में 9 महीने का आयुष जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आयुष को ऐसी बीमारी का शिकार है जिसका इलाज केवल और केवल अमेरिका में होता है। बीमारी का नाम है SMA टाइप 1 यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी को हराने के लिए 9 महीने के आयुष को जो इंजेक्शन लगना है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। जॉलगिंसना में इंजेक्शन अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता है जिसे खरीदने के लिए मासूम आयुष के माता पिता सक्षम नहीं है। इसीलिए आयुष की मां ने सीएम शिवराज से मदद मांगी है। आयुष के माता पिता ने कल सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से भी गुहार लगाई थी। मंत्री ने परिजनों को भरोसा तो दिया लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 एक दुर्लभ बीमारी है। जो बच्चे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइपिंग से पीड़ित होते हैं उनकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, स्तनपान करने और सांस लेने में दिक्कत भी होती है। अगर कहा जाए तो इस बीमारी से पीड़ित कोई भी बच्चा पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है। आपको मुंबई की तीरा की कहानी याद होगी जिसके इलाज के लिए पूरा देश एक हो गया था।